कराची के शहरियों का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उनके उम्मीदवारों पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एतमाद का इजहार किया और पीपल्स पार्टी को कराची से एक भरपूर कामयाबी दिलवाई। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों की मेहनतों को, काविशों को, जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा एक मुश्किल इलाके रहे हैं, उन इलाकों में अच्छी कैंपेन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छे वोट दिलवाए और कामयाबी दिलवाई। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और ये इस बात को साबित करेंगी कि कराची में जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों में पजीराई मिल रही है, उसका एक वाज़ेह सबूत है। कल कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात हुए। उन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड, कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड और मनोरा कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं। और इन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सबसे अहम और सबसे बड़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में कुल 10 वार्ड्स हैं, 10 नशिस्तें हैं और ये रवायती तौर पर पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना जाता है, समझा जाता है। यहाँ से पीटीआई के एमएनए भी और एमपीए भी 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते। और ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड NA 247 जहाँ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुंतखब हुए और PS 111 जहाँ से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुंतखब हुए, उनके हलकों में आता है। ये उन हलकों में आता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड भी उसी में आता है। तो मैं अगर आपके सामने सिर्फ इन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की तफसीर रखूँगा और फिर थोड़ा सा आगे मैं चला जाऊँगा। जो 10 वार्ड्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। पीटीआई ने 2 वार्ड जीते हैं, जमाते इस्लामी ने 2 वार्ड जीते हैं और 2 वार्ड जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के पास गए हैं। तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कराची में जो वोट पड़ा है 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मुख्तलिफ़ जमातों को, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 39 कैंडिडेट्स थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,135 वोट लिए हैं। और ये हो सकता है थोड़े से ज़्यादा होंगे, अभी उसको हम दोबारा रिकैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन 22,135, 22,000 से ज़ायद वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। पीटीआई के 42 कैंडिडेट थे, ये जहन में रखें कि पीटीआई के 42 उम्मीदवार थे और उन्होंने 19,483 वोट लिए हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे हैं। कैंडिडेट उनके ज़्यादा थे, वोट उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हैं। तीसरे नंबर पर जमाते इस्लामी है जिसने 16,422 वोट लिए हैं। और चौथे नंबर पर माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसने 10,790 वोट जो हैं वो लिए हैं। नंबर दोबारा बता दें जी, नंबर ऑफ वोट्स बताऊँ? 22,135 पीपल्स पार्टी। ये थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा रिकन्फर्म कर, लेकिन लगभग इतने ही होंगे, 50 वोटों का फ़र्क हो सकता है। 22,135 पीपल्स पार्टी, 39 पीटीआई 19,483, 42 कैंडिडेट्स। जमात इस्लामी 16,422 और MQM
10,790। जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है, पीटीआई का गढ़ जाना जाता है, इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए हैं 9,331। 9,331 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है 6,254 वोटों के साथ। 6,254 जमात इस्लामी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सेकंड पोजीशन पर है। 9,331 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पीटीआई माशाल्लाह जिसका ये गढ़ है, जो समझते हैं कि ये उन्हीं का इलाका है, वो तीसरे नंबर पर हैं और उनके वोट हैं 5,079। पीटीआई ने 5,079 वोट लिए हैं 5,079 क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। जो वार्ड 1 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 2,917। जो वार्ड 2 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 2,307। जो वार्ड 9 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 1,893। जो वार्ड 10 से हमारा कैंडिडेट जीता है, नहीं सॉरी, ये वार्ड 2 से है, मैं नंबरिंग आगे पीछे कर गया हूँ, इसको करेक्ट कर देता हूँ। जो वार्ड 2 से हम जीते हैं, वार्ड 1 से 2,917, वार्ड 2 से 720, वार्ड 9 से 2,307 और वार्ड 10 से 1,893। नंबरिंग थोड़ी मैंने आगे पीछे की। अब इसमें जो बात बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि हमारे जीतने वाले कैंडिडेट ने जिसने सबसे कम वोट लिए हैं उसके वोट हैं 720। और पीटीआई के जो 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं यहाँ से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से, उसमें वार्ड 4 से जो जीते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं जीतने वालों में पीटीआई के, उसके वोट हैं 501। और जो दूसरे कैंडिडेट इनके जीते हैं वार्ड 6 से, उसके वोट हैं 490। तो जो इनका कैंडिडेट जीते है, जिसने हाईएस्ट वोट लिया है, उसके वोट पीपल्स पार्टी के जो नंबर 4 पे जीतने वाला कैंडिडेट है उससे भी कम है। तो माशाल्लाह ये पीटीआई की कारकर्दगी उस इलाके में है जो इनका पूरे पाकिस्तान में शायद कहते हैं कि मजबूत गढ़ है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पीटीआई के रवायती वोटरों ने उनको बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है और उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। अब यहाँ जो पूरी कराची है, उस पूरी कराची में भी पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से पहले नंबर पे है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सीटें जीती हैं। वाहिद है, कोई और जमात ऐसी नहीं है जिसने 6 कैंटोनमेंट बोर्ड से नशिस्तें जीती हों। पीपल्स पार्टी अकेली जमात है। हमारी टोटल नशिस्तें जो जीते हैं कराची से हम वो 11 हैं, पीटीआई की 14 हैं, जमात इस्लामी की 5 हैं, एमक्यूएम की माशाल्लाह जो पता नहीं क्या बला है इधर की कराची की, उसकी 3 नशिस्तें हैं, और मुस्लिम लीग नून की 3 हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 हैं। ये मैं बता दूं कि जो 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिमायत याफ्ता था, जहां हमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और हमने उसको सपोर्ट किया। वो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से जीते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भरपूर हिमायत याफ्ता जो है उम्मीदवार हैं, चौधरी नासिर अली साहब, वो हमारी सपोर्ट से जीते हैं। तो अगर उसको भी हमारे उस पर काउंट करें तो हमारी 12 नशिस्तें हैं। हमारे एक उम्मीदवार मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड में 1 वोट से हारे हैं और वहाँ पर गालिबन 12 वोट हमारे जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वोट जो रिजेक्ट हैं वो 12 हैं,
उसमें हम कोशिश कर रहे हैं रिकाउंट में जाएं, कंसोलिडेशन जो होनी है उसमें हम देखें और मुझे उम्मीद है कि वो नशिस्त भी हम जीत सकते हैं। कुरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड में एक उम्मीदवार हमारे जो हैं वो 3 वोटों से आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, वहाँ भी 16 वोट मुस्तरद हैं और वहाँ भी हम जा रहे हैं रिकाउंट में। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकाउंट हो जाए और जो 3 वोटों से एक हमने वहाँ जीती और 1 वोट से मारे। तो मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी कराची में वो बेहतर रही है। पिछले जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस थे उसमें हमारी सिर्फ 3 सीटें थी कराची से पूरे से, इस मरतबा वो 11 हैं। एक आज़ाद मिला लें तो 12 बनती हैं और 2 जिस तरह मैंने आपको बताया वो बिल्कुल 1 और 3 वोटों से आ रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो को 15 वोटों से कुछ वोटों से आ रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी मजमूई तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में हमारी बेहतर है। और इस बात को ये जो दावा है हमारा और जो सबूत है कि पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से जो है वो पहले नंबर पर आई है। अब इसमें जो पीटीआई ने ज़ोर लगाया, असद उमर, अली जैदी और इनके जो दीगर रहनुमाओं ने एक दिन पहले कराची में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के शहरियों को ये बताने की कोशिश की कि पीटीआई जो है उनकी वफाकी हुकूमत जो है वो कराची का बड़ा दर्द रखती है और बड़ा काम कर रही है। मैं मुख्तसरन करूँगा क्योंकि इश्यूज़ उन्होंने बहुत सारे कहे थे, जो मुख्तसरन बता दूँ जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, क्योंकि वरना बहुत तफसील हो जाएगी लंबी की चौड़ी। उन्होंने एक बात कही जो सरीहन गलत बयानी है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत कराची में एमएनएस को डेवलपमेंट के जो फंड्स दे रही है, कराची में जो तरक्याती काम करवा रही है, चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने उसकी मुखालफत की है। ये बात रिकॉर्ड पर है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा चीफ़ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में डेवलपमेंट करवाने पर एतराज़ नहीं है, एतराज़ उनके तरीक़ाकार पर है और उसकी वजह है जो पानी की लाइनें होती हैं, जो सीवरेज की लाइनें होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो पेवर्स होते हैं, जो सीसी फ्लोरिंग्स होती हैं, वो बुनियादी तौर पर सूबाई महकमे करवाते हैं, बल्दियाती महकमे करवाते हैं। वफाकी हुकूमत अगर वहाँ काम करवाना चाहती है तो वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करे कि हम कहाँ कहाँ पर काम करवा रहे हैं ताकि उसके अंदर जालसाजी ना हो। अगर लोकल गवर्नमेंट या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या सूबा सिंध के और कोई महकमे कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं गली बना रहे हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, वाटर बोर्ड कहीं पानी की लाइनें डाल रहा है, कहीं सीवरेज की लाइनें डाल रहा है और वफाकी हुकूमत अपने फंड से भी वो काम करेगी और सिंध हुकूमत को नहीं बताएगी, तो इससे इम्कान ये है कि कहीं वाटर बोर्ड ने भी कोई मंसूबा शुरू किया होगा और वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी लग रहे होंगे। तो ये फंड्स का मिसयूज़ है और ये पैसे ज़ाया होते हैं और इसमें करप्शन भी होती है, डुप्लीकेशन होती है कामों की। तो जो काम फेडरल गवर्नमेंट करवाना चाहती है उससे सूबाई महकमों को आगाह करे ताकि हम उन्हें बता सकें कि ये सड़क जो बनाना चाहते हैं ये सूबाई हुकूमत के मंसूबों में शामिल है। पानी की लाइनें आप बिछाते हैं तो पानी की लाइनों को बिछाने से पानी नहीं आता, आपको वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पानी की लाइन हम बिछा रहे हैं ताकि इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा। सीवेज लाइन कहीं आप बिछा रहे हैं तो उसका आगे कहीं डिस्पोजल होता है, वाटर बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि जनाब ये आगे डिस्पोजल इसका कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जो पैसे आप यहाँ लगा रहे हैं ख़ास तौर पर इन छोटे कामों पर, सूबाई हुकूमत से उसको आगाह ज़रूर करें, ये आगाह नहीं कर रहे हैं और इसमें करप्शन हो रही है। मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि करप्शन इस तरह हो रही है कि आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो पहले से काम हो रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जब कोविड में फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए सूबा सिंध में तो सीएम ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ये जुर्म है, ये गलत कर रहे हैं। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि हमने ख़ुद मुतालबा किया फेडरल गवर्नमेंट से कि आप कोविड के मुतासरीन की इमदाद करें। एतराज़ हमारा किस पे था कि जब लॉकडाउन था, जब मजमे पर पाबंदी थी,
तो फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर मराकज़ बनाए और वहाँ हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर ये पैसे तकसीम किए गए। हम ये कह रहे थे कि आपके पास हर उस आदमी का रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी आप माली इमदाद कर रहे हैं, आप ये पैसे उनके अकाउंट्स में भेजें डायरेक्टली। ये हमने कहा था। मजमा लगाना हमने कहा कि क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए कि पाबंदी थी मजमा पर लगाने पर। पूरे मुल्क में कोविड ने तबाही फेरी हुई थी, उसको कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। उसके बाद इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन कोई नहीं ली और ये अपना अपना उसारा कर रहे हैं। मेरे भाई ये भी रिकॉर्ड पर है, सिंध हुकूमत ने अपने बजट में पैसे रखे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही थी। वैक्सीनेशन जो इमदाद में आ रही थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ रही थी। अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबे को नहीं दे रही थी और सिर्फ सूबा सिंध को दे रही थी तो फिर तो एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर। लेकिन अगर हर सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन दी है तो सूबा सिंध के लोगों पर उसको एहसान करके देने वाली बात जो है ये नामुनासिब है। ये सूबा सिंध के लोगों का हक है कि अगर कोई चीज़ फेडरल गवर्नमेंट हर सूबे को दे रही है तो सूबा सिंध का जो हिस्सा बनता है, जो शेयर बनता है, वो उन्होंने दिया, वो हुआ। हमने ये ज़रूर कहा कि भाई जो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं हमें बता दें कि किस कीमत पर किस वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, ताकि हम भी उसी कीमत पर प्रोक्योरमेंट करें। अगर तो सिंध हुकूमत ख़ुद से प्रोक्योरमेंट करती है और उसके वो रेट हमारे इल्म में नहीं हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने ख़रीदी हैं, तो फिर वो नैब और फिर दीगर इदारे जो हैं वो पीछे पड़ेंगे और यहाँ एक मसला बनेगा, इशू बनेगा। ऑफिसर्स भी डर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनको कहा। अब अगर वो हमें रेट बताने को भी तैयार नहीं थे कि किस पैसे कीमत पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट की है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट पिछले 3 वर्षों में बड़ा मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया और मुकम्मल किया। ग्रीन लाइन जिसकी ये बात करते हैं, ये नवाज़ शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड जो इन्होंने तकसीम किए, जो KMC को दिए, वो नवाज़ शरीफ साहब के दौर का मंसूबा था। उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं, लेते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि ये PTI की मौजूदा नालायक और नाइल हुकूमत का मंसूबा दोनों नहीं हैं। लेकिन 3 साल जो हैं वो PTI की हुकूमत को हो गए हैं और नवाज़ शरीफ के दौर में शुरू होने वाली ग्रीन लाइन अभी भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। इनको इधर बिठा दें एक बार। और इसके साथ इन्होंने जो मरदमशुमारी है उस पर भी ये कहा, और मुझे समझ नहीं आती, मतलब झूठ भी इतनी ढटाई से बोलते हैं कि पता नहीं ये हिम्मत PTI के लोगों में ही हो सकती है। ये कहते हैं कि जो सेंसस हुआ है सिंध में वो तो सूबाई हुकूमत ने करवाया। अब कोई मुझे समझाए। हमने सेंसस शुरू होने से पहले खत लिखे थे। हमने ये कहा किसी किस्म की मदाखलत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की वो वाहिद जमात है जो आखिर तक मरदमशुमारी की मुखालफत करती रही। MQM ने मुखालफत की किसी सतह पर, जब कमेटी बनी वहाँ पर अप्रूवल दिया, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब अप्रूवल हुआ तो MQM की कोई आवाज़ हमें नहीं आई। उस पर भी जो एतराज़ हुआ वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत जो है उसने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इस फैसले को लेकर जाने की बात की है। तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए
मुतनाज़ा मरदमशुमारी जिसको सब ने तस्लीम कर लिया है, PTI ने तस्लीम कर लिया है, उस पर अपना एक आइनी किरदार है वो अदा कर रही है। और ये गलत एक बात की गई कि सिंध हुकूमत ने जो है ये सारा कुछ किया। उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया था कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ़ कराची के लिए क्यों पैकेज किया, तो उन्होंने कहा नहीं, सिंध के और ज़िलों के लिए भी पैकेजेस किए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तमाम लोग बैठे हैं, मुझे बता दें कि जिस तरह कराची में ऐलानात हुए हैं और हुआ कुछ नहीं, इसी तरह सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी PTI ने अपने हर ऐलान की तरह सिर्फ ऐलान ही किया है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मंसूबा मुझे एक बता दें जो PTI की इस वफाकी हुकूमत ने शुरू किया हो या मुकम्मल किया, कोई एक मंसूबा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही गलत बयानी करके कोशिश की कि इंतखाबात पर असरअंदाज हों, और अल्लाह का शुक्र है कराची के लोगों ने उनके दावे, उनके ऐलानात को मुस्तरद किया और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं दो बातें करता हूँ, उसके बाद सवाल ले लूँगा आपसे। इस हुकूमत के दौर में जो महंगाई हुई है वो तारीख़ी है, जो बेरोज़गारी हुई है वो तारीख़ी है। ऐलानात इन्होंने किया था कि हम रोज़गार देंगे, इनके दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया है। इनके दौर में चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, LNG का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। अगर इनकी साफ़ और शफाफ तहकीकात हो जाएं, जो कमीशन इन्होंने ख़ुद बनाए थे वज़ीर आज़म ने, अगर उनकी रिपोर्ट्स पर जो है कार्रवाई हो जाए, तो ये असद उमर, तो हफीज़ शेख, तो बुज़दार, तो इमरान ख़ान, ये सारे के सारे जेल में पड़े होंगे। लेकिन उनसे जो है वो नहीं पूछा जा रहा। इस हुकूमत ने जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया है, महाज शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन इनकी ईमा पर, इनकी ख्वाहिश पर, वो जो जालसाजी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाई गई हैं उस पर अमल करने को तैयार नहीं है, उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। तो जब इंतखाबात में किसी किस्म के रिफॉर्म्स की बात आप करते हैं तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद होना ज़रूरी है। और इलेक्शन में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो हैं वो सियासी जमातें हैं, और यहाँ कोई एक सियासी जमात PTI के अलावा इस जालसाजी के अमल को सपोर्ट नहीं कर रही। तो अगर तो PTI अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबात के निज़ाम को बनाना चाहती है इलेक्शन कमीशन को दबाकर, तो वह एक अलग बात है। लेकिन इंतखाबात किसी भी सियासी जमात की ज़िंदगी और मौत का मसला होते हैं। मैं ये समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि कोई भी सियासी जमात जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो PTI की इस धांधली के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो उसूली मौक़िफ़ है, और जो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों, उसको यकीनी बनाने के लिए उनको ये स्टैंड लेना चाहिए। दूसरी बात, आखिरी कह रहा हूँ, उसके बाद सवाल लूँगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक और वारदात डाल रही है PTI की हुकूमत, जो इनका मंसूबा है कि अगले इलेक्शन से पहले अदलिया का गला घोंटो, अदलिया को अपने काबू में करो, जो आज़ाद मंच जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ साजिशें करो, वो कर रहे हैं। मीडिया में जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं आज़ादी रह गई है उसको ख़त्म करो, और मीडिया को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेकर आओ, ताकि हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर
कोई जर्नलिस्ट बात ना कर सके, कोई आज़ाद ख्याल साफ़ी जो बुनियादी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा अपनी, उसको नौकरियों से निकलवाया जाएगा, उसको अगवा करवाया जाएगा, उसको जेलों में डाला जाएगा, उसकी ज़िंदगी तंग की जाएगी ताकि वो अपनी इज़हार राय की आज़ादी है जो हक़ है उसका, उसको इस्तेमाल ना कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध इस हुकूमत के ये जो मज़मूम मकासद हैं अदलिया के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उसकी हम मुज़ाहमत करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। वकार भाई कुछ इस वो चाहता है तो सिंध हुकूमत आप इसकी मजम्मत करके आप कैसे मुदाखलत भी करेंगे, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर आप क्या करेंगे, एसएसपी के हवाले से कुछ करेंगे, वहाँ पर कोई कानून साजी लाएंगे? देखें, बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को महकमे होने चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ज़बरदस्ती जबरी तौर पर रखे हुए हैं। EOBI का महकमा सूबा सिंध ने बना भी लिया है, कानून भी बना लिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत उसको सूबों को हवाले करने को तैयार नहीं है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड, वर्कर वेलफेयर फ़ंड सूबाई हुकूमत ने कायम कर दिया है, कानून बना दिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत सूबों को देने को तैयार नहीं है। इंफॉर्मेशन का महकमा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हर चीज़ जो है वो सूबा करता है, लेकिन जो रेगुलेटर है वो वफाकी हुकूमत ने बनाया हुआ है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो करते हैं जो गलत है। हम इस पर गौर कर रहे हैं, इस पर हमारी मशावरत हो रही है, और 18वीं तरमीम की रोशनी में जो सूबे कर सकते हैं कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, हम वो इक़दाम करेंगे। सही भाई, असद उमर ने एक अपनी बात की है मरदमशुमारी के हवाले से, वो ये कहते हैं कि CCI ने हमने इसलिए इसको मंजूर किया और हुकूमत के मुतालबात को मुस्तरद किया, अगर मरदमशुमारी को अब ख़त्म कर देते तो इसका मतलब है सारी हल्का बंदियाँ अब हुई हैं वो सब के सब जो है पुरानी जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक को चली जाती, ये जस्टिफिकेशन वो पेश कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने इसको मंजूर किया है ताकि आगे चलकर जो है ना फिर वो नई मरदमशुमारी मुमकिन हो सके। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं आपको याद कराता हूँ, आइन के मुताबिक जब तक मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो जाती, अच्छा एक तो ये है कि मरदमशुमारी के बाद नए हल्के बनने हैं, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए मरदमशुमारी को नोटिफाई होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे तो मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो रही थी, मुतनाज़ा थी। मेरी राय में पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल उस वक्त तमाम जमातों का इस पर इत्तफाक हुआ कि जो 2017 की मरदमशुमारी है उसके प्रोविजनल जो नताइज हैं उसकी बुनियाद पर जो डिलिमिटेशन है वो की जाए। और पार्लियामेंट ने उस वक्त आइन में एक तरमीम की, और वो वन टाइम एक रिलैक्सेशन था, वन टाइम, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 2018 के इलेक्शंस के लिए प्रोविजनल जो नताइज हैं मरदमशुमारी के उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करे। तो अगर मैं ये बात मान लूँ कि ये मरदमशुमारी ठीक भी है, अगर ये मान लूँ कि ये ठीक है जो वो कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो ये होता, तब भी 2023 के इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदी होना ज़रूरी है। इस हल्का बंदी पर नए इंतखाबात नहीं होते अगर इस मरदमशुमारी को सही मान लिया जाए तब भी। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद या तो असद उमर साहब को समझ नहीं आई, या वो जानबूझकर जिस तरह कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, गलत बयानी करते हैं, उस तरह कर रहे हैं। तो अगर इस मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया जाए तो जो हल्का बंदी हो चुकी प्रोविजनल, उस पर जो इंतखाबात हो चुके हैं वो ख़त्म नहीं होते, और अभी से मरदमशुमारी शुरू करके नई हल्का बंदी हो सकती है। तो इसका कोई, मैं अरबाब से ये बताएं कि MQM जो है वो हर वक्त कहती है कि कराची के बाहर जो है वो देहात हैं और जाए बाहर बसते हैं,
इस दफ़ा कराची से MQM निकलकर हैदराबाद की बड़ी जमात बन गई है, क्या वो जाहिलों की जमात बन गई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची हो या हैदराबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, वहाँ रहने वाला कोई भी शख्स जाहिल नहीं है, और पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी है वो शहरों और देहातों में आप तकसीम नहीं कर सकते। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो ये समझता हूँ कि जहाँ इंतखाबात में टर्नआउट ज़्यादा होता है, टर्नआउट जहाँ वोट ज़्यादा पड़ता है, वहाँ सियासी शऊर लोगों में ज़्यादा होता है। अब ये आप हल्के उठा के देख लीजिए कहाँ कितना है कहाँ नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर लोग इंतखाबात में वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने वोट की ताकत का पता है और वो सियासी तौर पर बाशऊर हैं। MQM ने जो एक ढोल पीटा हुआ था, मैं ये समझता हूँ कि कराची के लोगों ने MQM के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा है, और कराची की बर्बादी में जो MQM का किरदार रहा है, कराची के लोगों ने अपने वोट के ज़रिए इस तरह उनको मुस्तरद किया। PTI के साथ भी यही, और ये पीपल्स पार्टी को लाख बुरा कहें कि हमने कराची के लिए कुछ नहीं किया, हमने सूबा सिंध में कुछ नहीं किया, और हमने पता नहीं लाड़काना में कुछ नहीं किया, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया। अवामी जो राय है उसका इजहार बैलेट पेपर के ज़रिए होता है। वो कराची में होने वाला कोई भी जो ज़िमनी इलेक्शन हो, कराची में होने वाला कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो, सूबा सिंध के किसी भी हल्के में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफ़ा हो रहा है। लोग वोट हमें दे रहे हैं, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। हमें PTI से, हमें MQM से, हमें जमात इस्लामी से, हमें किसी और अपने सियासी मुखालिफ से ये नहीं कहलवाना ना वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अच्छा कर रही है। लोग ये कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। यार एक सेकंड अभी भाई ये बता दें कि आज़म सवाती साहब के जज्बात आपके सामने आए होंगे। इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने वाकई ख़रीदा है? अगर ख़रीदा है तो कितने में ख़रीदा है और क्यों ख़रीदा है, क्या मकसद है आपको? तो फिर आग लगाना सही है? देखें, आज़म सवाती साहब ने जो कहा, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, जो गुस्सा उनके चेहरे पर था, वो आज़म सवाती का गुस्सा नहीं है, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का गुस्सा है। वो इमरान ख़ान के तासुरात हैं, वो इमरान ख़ान की ख्वाहिशात हैं जो आज़म सवाती की ज़बान से निकली हैं। ये सिलेक्टेड नालायक नाइल हुकूमत किसी भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैंने NA 247 और PS 111 जो ये कैंटोनमेंट भी जिसमें आते हैं, 2018 के जो आम इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली की सीट पर आरिफ अलवी साहब ने 90,000 वोट लिए, गवर्नर इमरान इस्माइल ने 30,000 वोट लिए सूबाई सीट पर। और जब ये दोनों सीटें उन्होंने छोड़ी और 3 महीने बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो PTI के 90,000 वोट 30,000 हो गए, और जो 30,000 वोट थे वो 12,000 हो गए। मलीर की सीट पर इनके 17,000 वोट 6,000 हो गए। बल्दिया की सीट पर इनके 35,000 वोट जो है वो 8,000 हो गए। तो ये जो इंतखाबात इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुए, उनके नताइज भी आपके सामने हैं, और जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए या बाकी हुए जहाँ गड़बड़ करना मुमकिन नहीं होता, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबके सामने आया है। हर साफ़ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में PTI का असल जो वोट है वो लोगों के सामने आया है। सॉरी, मैं आपसे थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी वो डाउन हो रही है। मैं शायद मज़ीद जो है वो मुझे वो हो रहा है, मैं दे नहीं सकूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।